हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स। तो बेसिकली हम लोग टॉपिक क्या कर रहे थे? टॉपिक हम लोग कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, उसमें हम लोगों ने थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करी कि किस तरीके से पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी की बात हो रही थी। बट फिर वहाँ पर हमने समझा कि ऐसा नहीं है कि तीनों ऑर्गन्स में से कोई एक सुप्रीम हो ओवर द अदर टू, ऐसा नहीं है। रादर रूल ऑफ लॉ है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा जो रूल ऑफ लॉ है, ठीक है, वो एट द एंड सुप्रीम है। यानी कि हर पार्लियामेंट हो, एग्जीक्यूटिव हो, जुडिशरी हो, तीनों के तीनों ऑर्गन्स के पास जो पावर है उसकी उसी पावर्स के अंतर्गत जो पूरा सर्कल है उनकी पावर्स का, उसी के अंतर्गत ही उसको काम करना है। ये सारी चीज़ें हमने अंडरस्टैंड करी। अब हम लोग क्या समझेंगे कि जुडिशरी का जो इम्पोर्टेंट रोल रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एवोल्यूशन में एंड कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग डॉक्यूमेंट के तौर पर बनाए रखने में, उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या पता है, हमें इतना बेसिक तो आइडिया है कि जब हम जुडिशरी और पार्लियामेंट के रिलेशनशिप की बात करें तो बहुत सारी कंट्रोवर्सी रही। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम अगर हम बात करें 1950 ऑनवर्ड से ही ये कंट्रोवर्सी चालू हो गई, बिकॉज ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी, बिकॉज ऑफ द डिस्प्यूट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, और भी अदर चीज़ों को लेकर के, खासतौर पर 368 को लेकर, जो हमारा आर्टिकल 368 है, जो पावर देता है पार्लियामेंट को कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, उसको लेकर के डिस्प्यूट्स हुए। ठीक है, तो ये डिस्प्यूट्स चलते रहे एंड फाइनली हमें पता भी है कि ये डिस्प्यूट्स केशवानंद भारती केस में रिजॉल्व होते हैं। ठीक है, तो जब हम जुडिशरी की बात करते हैं ना, देखो जुडिशरी का जो रोल है वो क्या है। जुडिशरी का रोल ये है कि वो गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को एक तरीके से उनके ऊपर रूलिंग देना, ये किसका काम है? जुडिशरी का काम है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जुडिशरी और क्या करती है? जुडिशरी बाकी दो ऑर्गन्स, चाहे एग्जीक्यूटिव हो चाहे पार्लियामेंट हो, इनके ऊपर एक चेक एंड बैलेंस रखती है। वो देखती है कि अच्छा भाई, तुम दोनों सही तरीके से काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। और अगर दोनों में से कोई भी अपनी पावर की बियॉन्ड जा करके कुछ काम कर रहा है तो फिर क्या करना है? तो फिर इस पर्टिकुलर कंडीशन में जुडिशरी उस पर्टिकुलर काम को बोलती है दैट दिस इज नल एंड वॉइड, क्योंकि आप अपनी पावर्स की बियॉन्ड जा करके ये काम कर रहे हो, है ना। ये आइडिया है हम लोगों को। तो जब हम बात करते हैं पार्लियामेंट की, नॉर्मल सी बात है, एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है, कॉमन सेंस है कि पार्लियामेंट के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कानून बना सकती है। चाहे पुअर के लिए हो, बैकवर्ड सेक्शन के लिए हो, नीडी सेक्शन के लिए हो, उनके वेलफेयर के प्रमोशन के हिसाब से वो कानून बना सकती है। बट एक चीज़ हमें समझनी होगी कि अगर पार्लियामेंट कोई कानून बना भी रही है ना, तो भी एक फ्रेमवर्क सेट है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को एक फ्रेमवर्क दिया है कि इसी फ्रेमवर्क में रहते हुए ये सारी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए पार्लियामेंट क्या कर सकती है? कानून बना सकती है। लेकिन कंसिडर करो, अगर पार्लियामेंट क्या कर रही है? पार्लियामेंट जो लीगल प्रोसीजर लेट डाउन किया गया है कानून बनाने का, उसको अगर बाईपास कर रही है, ठीक है, उसको अगर बाईपास करती है, तो क्या ये चीज़ करी जा सकती है? नहीं करी जा सकती। वाई? बिकॉज दैट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, है ना। भले ही फिर पार्लियामेंट गुड इंटेंशंस के साथ ही वो कानून क्यों ना लेकर आ रही हो, लेकिन अगर वो लॉज को बाईपास कर रही है, अगर वो लीगल प्रोसीजर को एक तरीके से बाईपास कर रही है, तो फिर क्या होगा? तो फिर इस कंडीशन में हम ये बोलेंगे कि पार्लियामेंट अपनी पावर को आर्बिट्रेरी तरीके से यूज़ कर रही है, मनमानी तरीके से यूज़ कर रही है। भले ही गुड इंटेंशन हो, अच्छा काम है, ठीक है भाई, गरीबी हटाना है, बट एक पूरा प्रॉपर प्रोसीजर है ना। कोई भी बिल लेकर आया जाएगा, उस पर डिस्कशन होगा, डिबेट होगा, फिर उसके बाद कमिटीज़ में रेफ़र करा जाएगा, कमिटीज़ की रिपोर्ट आएगी, कमिटीज़ की रिपोर्ट पर भी डिस्कशन होगा, डिबेट होगा, फिर उसके बाद वोटिंग करी जाएगी, फिर राज्यसभा में बिल जाएगा। तो ये पूरा प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर को तो हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते ना, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि जब भी ऐसी चीज़ें होती है ना, तो फिर क्या होगा? इसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं एक तरीके से क्या हो रहा है, होगा, कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट होगा एंड पार्लियामेंट अपनी पावर को फिर आर्बिट्ररी तरीके से यूज़ करना चालू करेगी। ठीक है, सो डेमोक्रेसी की जब हम बात करते हैं, इट इज़ एज मच अबाउट द चेक ऑन आर्बिट्ररी यूज ऑफ पावर एज इट इज़ अबाउट द वेलबींग ऑफ द पीपल। नो डाउट अबाउट दैट कि डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो लोगों की वेलबींग के लिए काम करेगी, बट साथ में ये भी तो ध्यान रखना है कि, है ना, कि वो अपनी पावर को आर्बिट्ररी तरीके से यूज़ ना करे। तो लोकतंत्र जितना लोगों की वेलबींग और लोगों के वेलफेयर के बारे में बात करता है, लोकतंत्र में उतनी ही इंपॉर्टेंस दी जाती है कि हर ऑर्गन अपनी अपनी पावर्स की एरिया के अंतर्गत रहते हुए ही काम करे, अपनी पावर को आर्बिट्ररी तरीके से, मनमानी तरीके से कभी भी यूज़ ना करे। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये चीज़ें चेक कौन कर रहा है? ये चीज़ें हमारी जुडिशरी लगातार नज़र रखती है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव के एक्शंस पर, पार्लियामेंट के एक्शंस पर नज़र रखती है कि कहीं वो जो डेमोक्रेसी में जो हमारा बेसिक रूल ऑफ लॉ है, ठीक है, जो सेट प्रोसीजर्स है, उसको वायलेट तो नहीं कर रही है, अपनी पावर्स को कोई मिसयूज़ तो नहीं कर रही है। ठीक है,
यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, अब हम आगे पढ़ेंगे जुडिशरी का जो कंट्रीब्यूशन रहा है केशवानंद भारती केस में। ठीक है, देखो अब तक बेसिक स्ट्रक्चर तो समझ में आ चुका है ना। ठीक है, तो एक्सप्लेन हम लोगों ने वहाँ पर, मतलब इससे पहले हम लोगों ने अंडरस्टैंड करा बेसिक स्ट्रक्चर का आइडिया। तो केशवानंद भारती केस में क्या दिया गया, वही बेसिक स्ट्रक्चर का आइडिया यहाँ पर दिया गया। तो क्या होता है, जुडिशरी इन द फेमस केशवानंद भारती ruling found a way out of the existing complications by turning to the spirit of the constitution rather than its letter. If you read the constitution you will not find any mention of the basic structure of the constitution. ठीक है, तो जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हम लोग देखो बात क्या कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुली काम कर पा रहा है। ठीक है, सक्सेसफुली वर्क कर पा रहा है एंड इंश्योर कर पा रहा है कि हर ऑर्गन्स क्या कर रहा है, हर ऑर्गन्स जो डेमोक्रेसी में जो रूल ऑफ लॉ है उसको फॉलो करते हुए अपना जो एरिया ऑफ पावर है उसी के अंतर्गत रहते हुए काम कर रहे हैं, है ना। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में जब हम देखते हैं केशवानंद भारती केस में, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन वाले टॉपिक में हमने अंडरस्टैंड करा कि पार्लियामेंट एंड जुडिशरी के बीच में क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा कंफ्लिक्ट चल रही थी। ठीक है, अमेंडमेंट की पावर को लेकर के हो, राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर के हो, तो उस सारी कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का काम केशवानंद भारती जजमेंट में किया गया। वहाँ पर फोकस क्या किया गया, केशवानंद भारती जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने स्पिरिट पर फोकस करा रादर देन लेटर पर फोकस करा। अब ये दो इंपॉर्टेंट शब्द हैं यहाँ पर। ठीक है, एक लेटर है, एक स्पिरिट है। देखो जब भी हम लेटर एंड स्पिरिट की बात करते हैं ना, तो जनरली एक एक कहावत आपने सुनी होगी कि वर्ड्स पर ध्यान मत दो, फीलिंग्स पर ध्यान दो। ठीक है, सुना होगा आप लोगों ने। तो इसका मतलब क्या है, जब हम यहाँ पर लेटर की बात कर रहे हैं तो कुछ सर्टेन चीज़ें, जो चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है उस पर, उसकी जगह हमें फोकस किस चीज़ पर करना है कि वो क्यों लिखी गई है, उसके पीछे का इंटेंट क्या है, हमें उसको जानना होगा। तो जुडिशरी ने जब केशवानंद भारती रूलिंग दी तो उसने फोकस करा स्पिरिट ऑफ द पर्टिकुलर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्पिरिट है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो एक तरीके से जो बेसिक फीचर्स है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक एसेंस है ना, उस पर फोकस करते हुए केशवानंद भारती केस में रूलिंग दी गई। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि देखो हमें पता है कि क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर जैसी कोई चीज़ लिखी हुई है, या इवन आज भी अगर आप जाकर के देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में आप कहीं पर भी बेसिक स्ट्रक्चर जैसा शब्द आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो नो वेयर डज द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट सच एंड सच आर द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। कहीं कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता ही नहीं है कि ये सारी चीज़ें हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो इस सेंस में अगर आप देखोगे जब केशवानंद भारती रूलिंग दी गई, सो बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी इज द इन्वेंशन ऑफ द जुडिशरी। तो बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी को क्या कहा जाता है, ये जुडिशरी का इन्वेंशन है, जुडिशरी ने इस पर्टिकुलर चीज़ को इन्वेंट करा एंड इसको इनोवेशन ऑफ जुडिशरी भी कहा जाता है। ठीक है, इनोवेशन ऑफ जुडिशरी भी कहा जाता है। बट क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है दैट हाउ डिड इट इन्वेंट सच अ नॉन एग्जिस्टिंग थिंग। एक नॉन एग्जिस्टिंग थिंग को जुडिशरी ने इन्वेंट कैसे कर दिया, एंड हाउ इज इट दैट ऑल अदर इंस्टीट्यूशन हैव एक्सेप्टेड दिस ड्यूरिंग द पास्ट 4 डिकेड, या जितने भी डिकेट्स हो गए, 7 डिकेट्स हो गए। ठीक है, तो ये कैसे है कि बाकी सारे के सारे जो हमारे एग्जीक्यूटिव है, पार्लियामेंट है, उन्होंने भी इस बेसिक थ्योरी को, बेसिक स्ट्रक्चर को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज therein lies the distinction between letter and spirit. The court came to the conclusion that in reading a text or document we must respect the intent behind the document. यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसीलिए हुआ, जुडिशरी ने ये इन्वेंशन क्यों करा, इसीलिए करा क्योंकि लेटर एंड स्पिरिट में डिफरेंस होता है। ठीक है, अगर जब कोर्ट केशवानंद भारती केस में जजमेंट दे रही थी तो कोर्ट ने ये अंडरस्टैंड करा कि केवल किसी भी टेक्स्ट को जब हम पढ़ते हैं या किसी भी डॉक्यूमेंट को जब पढ़ते हैं तो हमें उस डॉक्यूमेंट में जो चीज़ लिखी हुई है, वो जो टेक्स्ट है ना, उसके केवल वर्डिंग्स पर नहीं जाना, शब्दों पर नहीं जाना, उसकी जो फीलिंग्स है, यानी कि उसका जो इंटेंट है, उसका जो एसेंस है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, उस पर हमें फोकस ज़्यादा करना है। ठीक है, तो वहाँ पर केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने इंटेंट पर फोकस करा। mere text of law is less important than the social circumstances and aspirations that have produced the law, that law or document. केवल जो एक पैराग्राफ है, मतलब ये सपोज एक कानून है, इसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, तो केवल टेक्स्ट ऑफ लॉ, ये एक टेक्स्ट ऑफ लॉ ये क्या है, ये कम इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिस सर्कमस्टांस में, जिस एस्पिरेशन के साथ उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को बनाया गया। ठीक है, देखो ऐसा समझो, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीज़ें हमने ऐड करी, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के दिमाग में कुछ चीज़ें थी ना, उनके पास एक आइडिया ऑफ इंडिया था। ठीक है, आइडिया ऑफ इंडिया था उनके पास कि वो कैसा भारत चाहते हैं, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू होगा तो उससे कैसा भारत वो बनाना चाह रहे थे, पूरा क्लैरिटी थी, पूरा विजन था उनके पास, है ना। तो अगर
उसी चीज़ को एक तरीके से इम्प्लीमेंट करवाने के लिए उन्होंने फेडरलिज्म को एक तरीके से अडॉप्ट करा, है ना, जिसमें स्ट्रॉन्ग सेंटर रखा था कि भारत की यूनिटी इंटीग्रिटी हमेशा बनी रहे, पहली चीज़। सेकुलरिज्म को अडॉप्ट किया गया था कि भारत में रहने वाले हर रिलीजियस ग्रुप को हम क्या कर सके, इक्वल राइट्स दे सके। सिमिलरली डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया हम लोगों ने, पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट करा, है ना, रिपब्लिक का आइडिया हम लोगों ने अडॉप्ट करा, रूल ऑफ लॉ का आइडिया हमने अडॉप्ट करा। तो ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में थी, बिकॉज ये सारी चीज़ों का ही बेस है, जो आइडिया ऑफ इंडिया जैसा वो भारत देखना चाहते थे वो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से पॉसिबल हो सकता था। तो यहाँ पर जब हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये जो पर्टिकुलर जजमेंट दिया उसमें क्या देखा, उसमें यही देखा कि भले ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टली ये ना कह रहा हो कि देर इज़ अ सर्टन बेसिक स्ट्रक्चर जो फॉलो करना होगा, जो वायलेट नहीं किया जा सकता, नहीं, लेकिन हमें पता है कि अगर ये बेसिक स्ट्रक्चर को, जो अभी हमने फीचर्स अंडरस्टैंड करे, फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अगर ये हटा दिया जाएगा ना, तो जो आइडिया ऑफ इंडिया जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स देख रहे थे, हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली देख रही थी, वो क्या हो जाएगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसके पीछे का एसेंस उन्होंने देखा, इसके पीछे का इंटेंट उन्होंने देखा केशवानंद भारती केस के जजमेंट के देते टाइम। सो कोर्ट वॉज लुकिंग एट द बेसिक स्ट्रक्चर एज समथिंग विदाउट विच द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी इमेजिन एट ऑल। उनको पता था कि अगर ये चीज़ें हटा दी जाएगी तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने जो इतनी मेहनत से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उसमें इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें ऐड करी है जो इंडिया की सोसाइटी के लिए सबसे ज़्यादा एक तरीके से रिलेवेंट है। तो अगर वो हटा दी जाएगी तो कॉन्स्टिट्यूशन ही हमारा बर्बाद हो जाएगा ना, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो फिर इसीलिए उन्होंने क्या बोला कि ये बेसिक स्ट्रक्चर के पीछे जब हम बेसिक स्ट्रक्चर को दे रहे हैं तो हम इंटेंट देख रहे हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भले ही शब्दों में ये चीज़ ना लिखी हुई हो कि बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसको वायलेट नहीं किया जा सकता, बट हमें पता है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ये चाहती थी कि ये चीज़ें हमेशा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बनी रहे और उसको कोई चेंज ना करे। ठीक है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर क्या हुआ, लेटर पर फोकस नहीं किया गया, शब्दों पर फोकस नहीं किया गया, क्योंकि शब्द पर जाते तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा हुआ ही नहीं है बेसिक स्ट्रक्चर। लेकिन हमने फोकस किस पर करा, इंटेंट पर हमने फोकस करा। हमने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो जो उनका विजन था, जो उनकी फिलॉसफी थी, जो हमारे प्रियम्बल में भी रिफ्लेक्ट होती है, उस पर हमने फोकस करा, यानी कि जुडिशरी ने फोकस करा। एंड दैट इज़ वाई दे हैव ट्राइड टू बैलेंस बिटवीन द लेटर एंड द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो लेटर एंड स्पिरिट दोनों चीज़ों में क्या करने की कोशिश करी है, यहाँ पर बैलेंस करने की कोशिश करी है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ओवरऑल आइडिया अगर हम देखें ना, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट के तौर पर देखते हैं तो उसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या रहा है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट रहा है हमारा केशवानंद भारती केस का जो रूलिंग था। ठीक है, उसकी वजह से वहाँ पर हमने अंडरस्टैंड करा कि ठीक है, भले ही डायरेक्टली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें ना लिखी हुई हो कि हमें ये चीज़ें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में हमेशा रखनी ही रखनी है, वो बेसिक स्ट्रक्चर रखना ही रखना है, लेकिन फिर भी इंटेंट यही है कि अगर ये चीज़ें हैं तो दीज आर द बेसिक फीचर्स, दीज आर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड उसको हमेशा इंटैक्ट रहना पड़ेगा, उसको हमेशा ऐसा कैसे ही रखना पड़ेगा, चेंज नहीं कर सकते, उसको हम वायलेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, इस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आज भी क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है। ठीक है, और एक चीज़ और हमें पता है कि बेसिक स्ट्रक्चर का कोई डेफिनेशन तो नहीं है, मतलब उसके पूरा का पूरा ऐसा नहीं है कि हमारे पास पूरी लिस्ट है, ये सारी चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर में है ना, वो तो समय समय पर और जो जुडिशरी है वो क्या कर सकता है, उसमें चीज़ें ऐड कर सकता है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आने वाले टाइम में भी इवॉल्व होता रहेगा, क्योंकि नई नई चीज़ें हमारी बेसिक स्ट्रक्चर में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐड कर दी जा सकती है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन के साथ ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मेजॉरिटी ऑफ द पॉलिटिकल लीडरशिप, उसको कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।